हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल ये क्लासेस हैं। और इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी सारी यूनिट्स की मैंने ऑलरेडी चैनल पे करा रखा है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। आप अगर चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करना। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग, मानव शरीर के अंग। देखो, अमात्य, सुहृद, दुर्ग और कोष, इसको मित्र भी बोलते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले अमात्य क्या है? आँख है। तो ए में होगा 2, ए में 2, एक से ही आपका आंसर आ जाता, बट हम और देखते। मित्र, मित्र से होता है कान। ठीक है, दुर्ग हो गया आपका भुजाएं, और कोष हो गया आपका मुख। तो इसके हिसाब से 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा जो सिद्धांत दिए गए उनकी विशेषता, 4 विशेषता दी गई, उसमें से कौन कौन सा सही है वो हमें बताना है। पहला है, यह सामाजिक सदाचार और सत्य की अनुभूति का एक साधन है। बिल्कुल सही बात है। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा, सही बात है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन की परीक्षाएं होती हैं। तो ये सारे सही है, 1 2 3 4। और मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जितने भी हैं यूजीसी नेट में दिए गए, सारा मैंने कवर करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको अगर थिंकर के बारे में पढ़ना होगा अच्छे से तो आप वो वीडियो को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया? तो प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत पे। ऑप्शन था सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, आगे था धर्म विज्ञान और तत्व मीमांसा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रूसो की सामान्य इच्छा, जनरल विल का अर्थ क्या है? यथार्थ इच्छा, बहुसंख्यक इच्छा, वास्तविक इच्छा, इच्छाओं का सर्वयोग। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। इसका क्या होता था? देखो, रूसो ने सामान्य इच्छा वास्तविक इच्छा न होकर व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का योग होती है। उल्लेखनीय है कि रूसो ने व्यक्ति को 2 प्रकार की इच्छाओं की बात की। एक तो प्रथम यथार्थ इच्छा यानी एक्चुअल विल, और दूसरा है रियल विल। अगला है, निम्नलिखित में से यह किसका दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। तो ये वॉल्जर का कथन है। क्या है? देखो, यह किसका दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है, क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं? तो यह है J.S. मिल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? ये की है रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें मैच करना है। देखो, लेखक है और महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। रॉल्स है, रॉबर्ट नॉजिक है, वॉल्जर है, थॉमस पोगो है। तो न्याय का सामुदायिक दृष्टिकोण, वैश्विक न्याय, वितरणात्मक न्याय, न्याय पात्रता के रूप में। तो देखो, रॉल्स का है वितरणात्मक न्याय। इस पे 2 क्वेश्चन बनता है। एक, अगर पूछे वितरणात्मक न्याय को प्रारंभ किसने किया, तो ऑप्शन लगाना अरस्तु। और आधुनिक युग में वितरणात्मक न्याय की बातें किसने की? तो रॉल्स ने की। और नॉजिक का क्या है? न्याय पात्रता के रूप में। तो हमें 2 तो कंफर्म पता है, ए का हो जाएगा 3rd, बी का हो जाएगा 4, यानी इससे ए आंसर हमारा आ गया। बाकी भी हम मैच करते हैं। माइकल वॉल्जर का क्या है? न्याय का सामुदायिक, ये समुदाय विचारक भी है, न्याय का समुदाय दृष्टिकोण। और पोगो का वैश्विक न्याय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, लेनिन की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में ये ऐसे क्वेश्चन भाई कई बार आते हैं, आपको लेनिन का दे देगा, मार्क्स का दे देगा, गांधी का दे देगा, अम्बेडकर का दे देगा, तो इन सारे के जो बुक्स हैं ऐसे कालक्रम में सजाने को आता है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखो, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, ये 1899 का है। व्हाट इज टू बी डन है 1902 में। मेटेरियलिज्म एंड द इम्पेरियल क्रिटिसिज्म, ये है 1909 में। और सोशलिज्म एंड वॉर है 1915 में। तो अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन, बुक का नाम के साथ साथ आप उसके स्पेशन को भी लिख लीजिए। आगे है, निम्नलिखित में यह कथन किसका है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। तो ये है डेविड ईस्टन का, राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति और ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। तो डेविड ईस्टन का है, डेविड ईस्टन का है, ठीक है। और डेविड ईस्टन ने ही क्या दिया, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों उन्होंने दिया था, वो भी ध्यान रखना। और इनकी बुक, हाँ, उन्होंने जो दिया था व्यवहारवाद में 8 बौद्धिक बताए थे। 8 का याद देखो, नियमितता, सत्यापन, तकनीकी, गणना, मूल्य निरपेक्ष व्यवस्था, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण, 8 है इसमें। आगे है, रॉल्स ने वेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, यानी 3 होगा और 1 नहीं होगा। कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता, बिल्कुल सही बात है। कोई अपनी वर्ग स्थिति, सामाजिक दर्जा नहीं पता है। कोई प्राकृतिक संपदा के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता है। दल इनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं नहीं, तो यही नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है असर्शन रीजन का। कार्लाइल ने बेंथम के उभयवादी को सुकर सिद्धांत कहा था क्योंकि उनके अनुसार प्रसन्नता आनंद प्लेजर से बढ़ के है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, दोनों सही है और सही उसकी व्याख्या कर रहा है। फिर असर्शन रीजन का दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है। कारण बताया जा रहा है व्यक्ति अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखता है। तो ठीक है, दोनों सही है, सही इसका एक्सप्लेन है। आगे है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है राजनीतिक पतन के बारे में। तो देखो ऑप्शन में क्या, इतिहासवाद है, प्रत्यक्षवाद है, नैतिक सापेक्षतावाद, अति तथ्यवाद है। तो इसका सारा हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्त को पूरा नहीं करता। बिल्कुल आप क्वेश्चन पे नहीं पूछ रहे या हाँ पूछ रहा, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। किसी विशेष स्थान का निवासी, वाद चलाने या परिवादी बनने का अधिकारी, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हो, किसी नागरिक के वंशज। तो इसमें सारा हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गया। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंबेडकर की रचनाओं को उनके ऊपर देखो, उधर लेनिन पूछा था, देखो इसी क्वेश्चन पेपर में अंबेडकर भी पूछ लिया। ये बोले ना 5-6 जो थिंकर है उनके कालक्रमानुसार ही आता है बुक। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले एलिनेशन ऑफ कास्ट, फिर हो जाएगा द अनटचेबल, फिर हो जाएगा हु वसुद्राक्ष हो जाएगा, फिर अनटचेबल हो जाएगा और सबसे लास्ट में है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो इसका सबका देख लो। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है 1936, हु वर द सुद्राक्ष ये है 1946 10 ईयर के बाद, फिर द अनटचेबल है 48, द बुद्ध एंड धम्माज ये 1957। ठीक है, वो लास्ट में बौद्ध धर्म, वो बोले थे ना मैं हिंदू में, इनका बहुत फेमस कोटेशन, मैंने हिंदू में तो जन्म लिया है लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं, वो बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। आगे है एम.एन. रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानवतावाद को अन्य किस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है नव मानवतावाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से राज्य के बारे में हीगल के सिद्धांत की कौन सी विशेषताएं सही है। राज्य एक महासंस्थान है, यह पृथ्वी पर ईश्वर का यात्रा है, यह अपने आप में साध्य है, यह नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं, यह स्वयं नैतिकता को जन्म देता है। तो ये क्या, हीगल के बारे में आपका सारा कुछ सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, ग्रामसी के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं ग्रामसी के संबंध में। पहला है, सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं, सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली रचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं। आगे,
ये है आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है। उन्होंने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द हीगल से लिया था, तो सिर्फ 2 को एलिमिनेट करना था, बाकी सब 1, 3 और 4। नेक्स्ट है मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है। तो देखो, इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है। दूसरा, उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है। धर्म जनता के लिए अफीम है। तो ये मार्क्स के लिए जो है वो सारा कुछ सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संरचनाएं होती है। सभी राजनीतिक संस्थाएं समान प्रकार्य नहीं। सभी राजनीतिक व्यवस्था बहुप्रकार्यात्मक नहीं। सभी राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्था है। तो इसका हो जाएगा आपका ये 1 और 4। क्या क्या है 1 और 4 मैं एक बार बोलती हूँ फिर से। देखो, सभी राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संरचनाएं होती है और सभी राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्था है। तो 1 और 4 दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेविड स्टर्न ने मांग के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकार की पहचान की है। वे कौन से हैं। ठीक है, तो वो हैं व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति है। तो ये थॉमस पेन का है। ठीक है, और इनकी बुक है राइट्स ऑफ मैन। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। थॉमस पेन का बुक है राइट्स ऑफ मैन 1791। आगे निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिल पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को एक बार संदेश भेजा। चौथा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवाओं और सरकारी एजेंसियों के प्रचालन की निगरानी करते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट है मैककूलॉच बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकी उच्च न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की। तो संघीय शासन पर राज्य की उत्कृष्टता, ऑप्शन सी। और ये कब हुआ था। कभी कभी आपको ये जो वाद हैं उनको ना कालक्रमानुसार सजाने को भी दे दिए, तो ये याद रखना 1819 में हुआ था। 1819 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। पॉवेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों में आंका जा सकता है। इन स्तरों की पहचान कीजिए। तो देखो, राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया प्रोसेस, फिर है नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुसियन पाई ने इन संकटों की पहचान की जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह सही है। तो इसका होगा पहचान, ये वाला ऑप्शन ए सही है। आप ये लिख भी सकते हो इसे। पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण, वितरण। ठीक है, 6 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सॉरी 27 तो हो गया ना हमारा, 27 ही तो था, 28। ठीक है, सर्टन का फिर क्वेश्चन है आजकल अधिकांश विधायिकाएं कानून नहीं है। ठीक है, कानून नहीं है से अनुमोदन करती है। विधायिका राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है। तो इसका दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब है प्रतिपादक और अवधारणाएं। देखो, हंटिंगटन है, A.R. डेहल है, केनेथ वॉल्डिंग है, फेर्नेंडो एच कार्डोसा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको सबसे पहले आता उसको लगा लो। तो हंटिंगटन का आई थिंक आप लोग को पता हो, राजनीति का हास्यकरण या राजनीतिक पतन उन्होंने दिया था। डेहल कौन है, बहुतंत्रीय लोकतंत्र है। तो A का 3rd और B का 4, A का 3rd और B का 4।
तो एक से आपका बन जाता, बट हम देखते हैं। और बाकी केनेथ वॉल्डिंग का भी क्या है, उनका है राजनीतिक अनुरूप रूपन, और कार्डोज का है संबंधित विकास निर्भरता। ऑप्शन ठीक है, इसमें से जो आपको आता है वो तो ठीक है, नहीं आता है तो उसे प्लीज़ आप अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पुस्तक है, उनके लेखक है ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज कंपैरेटिव गवर्नमेंट इन इंट्रोडक्शन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्वेस्ट फॉर थ्योरी। तो देखो इसमें हो जाएगा आपका ए में हो जाएगा मैकेंजी, और ये पॉलिटिकल पार्टी तो रॉबर्ट मिसेल्स का है, तो ये ए बी में फर्स्ट, तो बी में हमारा फर्स्ट होगा और ये होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और है कंपैरेटिव गवर्नमेंट इन एन इंट्रोडक्शन है आपका जीन ब्लॉन्डे का है, और फिर है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट, ये है आपका जेम्स ए बिल और रॉबर्ट एच हार्डग्रेव का है। ठीक है, आप इसका शॉर्ट नोट्स ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, ये वाला देखो, वेलवेट क्रांति, ऑरेंज क्रांति, कॉर्नेसन क्रांति, अगस्त क्रांति। आजकल इस तरीके के क्रांति वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, तो इसका आंसर कोई सही नहीं है। तो आप ये सब क्रांति को एक जगह लिख के आप खुद से इसे सर्च कर लेना, एक बार देख लेना। आगे है, अभिजात्य के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जेम्स बर्नहम ने अभिजात्यों का परिचालन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सी राइट मिल्स ने त्रिशासक दल सत्ता समूह में राजनीतिक, आर्थिक और प्रबंधकीय वर्ग शामिल है। मोस्का ने अभिजात वर्ग की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया। फोर्थ है, अभिजात सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है। तो ये है 3 और 4। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अमेरिकी सीनेट ने राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशेष शक्तियां। दूसरा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशेष शक्तियां। ठीक है, ब्रिटेन में कार्यपालिका विधायिकी संबंध शक्तियों के प्रसार पर आधारित। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा विधायिका संबंधों के प्रसार पर आधारित है। अमेरिका का राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भंग कर सकता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपका, कौन सा सही है पूछा जा रहा है ना। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है, ये वाला दोनों सही है। अमेरिका सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने का विशिष्ट शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अगर इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं एक बार वीडियो रोक लेती हूँ। ठीक है, चलो आगे है, संघवाद का सार संस्थागत और या संवैधानिक संरचना में नहीं। गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त रूप है। तो इसमें दोनों सही है, बट सही एक्सप्लेन नहीं, मतलब दोनों बातें तो सही बोल रहे हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है दो वो, तो उसमें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 35, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित हैं। तो पहला है सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्र, तो इसका आंसर है आपका सी, सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवाद सुनवाई का अधिकार, अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन सी ध्यान रखना ये। ल्यूकस द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी 3 रूप इसका सम्मिलित है, एक नहीं है। एक मिनट, तो एक है निर्णय निर्माण, विचार नियंत्रण,
और है क्षमता अभिवर्धन और कार्यसूची का चयन। तो क्षमता अभिवर्धन नहीं है, तो शक्ति वह क्षमता है जिसके शक्ति लोगों दूसरे तरह होता है, शक्ति संचरण प्रभावित करते। तो क्या क्या था, तो ये देख लो, निर्णय, विचार नियंत्रण और कार्यसूची तय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकर्ता हैं। तो परिवार और सामाजिक वर्ग। आगे है, फिर है आपके राजनीतिक विकास का वर्णन और विद्वान, उससे रिलेटेड। राजनीतिक आधुनिकीकरण, लोकतंत्र का निर्णय, राष्ट्र राज्य का प्रचालन, प्रशासनिक विधायी विकास। तो इसमें है जे रोनाल्ड पेनॉक लिपसेट है, फिर है टॉलकन पार्सन है, एडवर्ड सील्स है। तो इसमें हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे कैसे देखो, आधुनिक राजनीतिक आधुनिकीकरण हो जाएंगे लिपसेट, लोकतंत्र का निर्माण हो जाएंगे जे रोनाल्ड पेनॉक, राष्ट्र राज्य का प्रचालन हो जाएंगे एडवर्ड ए सिल्स, और प्रशासनिक और विधायी विकास है टॉलकन पार्सन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑरेंड लिस्फर्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सहमति जन्य दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था, समायोजनशील दलीय व्यवस्था। ठीक है, आगे है, इनका डुवर्जन ने संरचना दलों को विभाजित किया था। वो डुवर्जन का है आपका कॉकस, शाखा, प्रकोष्ठ और मिलिशिया। ये भी याद रखना, डुवर्जन का है। आगे है क्वेश्चन नंबर, और सरटोरी का है, इनकी बुक भी याद रखना, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। ठीक है, इन्होंने बहुदलीय व्यवस्था में वैचारिक आधार पर दो भागों में विभाजित किया, उदारीकृत ध्रुवीय बहुदलीय व्यवस्था, ध्रुवीय बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तित एस.ई. फाइनर द्वारा सुझाया गया है। तो फाइनर द्वारा जो सुझाया गया है वो है परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति तथा निम्न राजनीतिक संस्कृति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, इनका बुक भी याद, फाइनर की बुक याद रखो, द मैन हॉर्सबैक, द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। और फाइनर ने जो संस्कृति के प्रकार बताए हैं वो है कौन कौन से हैं, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति। निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन से पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है। तो रविंद्र कुमार। ये ऐसे तो ये नहीं है, ये याद रखना, 9 जनवरी को गांधी जी ने 1915 में जब भारत लौटे थे, इसीलिए हर वर्ष 9 जनवरी को क्या अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, ये नहीं है, सी नहीं है। बाकी क्या क्या है ये देख लो, केंद्र में द्विदलीय विधानमंडल में निर्वाचित बहुमत का होना, सिखों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को दिया गया। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को सीमित करता है, नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कुछ कार्य करने का अनुदेश देते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो वह अनुच्छेद इतना 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक प्रतिरक्षित होगा। निर्देशक सिद्धांत को विधान द्वारा लागू करना होता है। इसमें से कौन कौन सा सही बताना है, तो 1, 2 और 4 सही है,
और 3 गलत है। 3 क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ दिए यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो ये अनुच्छेद 14 से इतना द्वारा प्रदत्त अधिकार को उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक प्रतिरक्षित होगा। यही गलत है। क्या इसमें से कथनों पर विचार करना था? तो सही उत्तर का चुनाव करना था, तो ये 1, 2 और 4 हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बोल रहा है। देखो, मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क में है, भाग 4 क में। सही बात है। मौलिक कर्तव्य 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इतना में अंतर स्थापित किया। ठीक है। मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरा करने होंगे। ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें से क्या पूछा जा रहा है? कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा ना 4, ये 3rd और 4th सही नहीं है। ठीक है। आगे है, ये हो गया। ठीक है। और अभी मेरा चल रहा है जो सीरीज, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैं कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन चाहिए तो आप वो सीरीज़ को देख सकते हो। प्लेलिस्ट पे जाना, उसमें देखना, भाग 1 से आप देख लेना। काफ़ी सारे क्लासेस उसकी, मैंने ज़्यादा लंबी नहीं लेती हूँ, 15 से 20 मिनट की मैक्सिमम, 10-15 और मैक्सिमम कोई क्लास गई हो तो 20 मिनट की। तो उसमें आपका हर दिन एक एक देखते जाओ तो आपका कंप्लीट रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जैसे ही मेरा वो बुक्स ख़त्म होगा फिर मैं MCQ भी लेके आऊँगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ताकि आपके जीके किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो वो तो जीके का पार्ट भी है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किस अधिनियम संशोधन द्वारा वन और वन्य जीवों के संरक्षण से हटाकर संवर्धित सूची में डाला गया? तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये 1946 में हुआ था। तो बहुत सारे इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपने हर एग्ज़ाम में देखा होगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या अधिक से राज्यों के राज्यपाल, संघ और राज्य क्षेत्र उप राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ये है 7वां संशोधन अधिनियम 1956। आगे है 47 क्वेश्चन, क्या प्रधानमंत्री और सरकार किस किस मतलब से है, दल से है? चंद्रशेखर है, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी है, मनमोहन सिंह है। तो राष्ट्रीय लोकदल NDA के अटल बिहारी वाजपेयी, यानी सी का तो सेकंड हो जाएगा। तो सी का सेकंड, अच्छा इसमें मतलब मैच नहीं सही से किया हो तो छोड़ो, चलो हम लोग देख लो। चंद्रशेखर राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा है। अटल बिहारी राष्ट्रीय NDA जिसको बोलते हैं। अब तो इंडिया गठबंधन हो गया, ये कांग्रेस वाले लोग ने इंडिया, पहले तो संयुक्त यूनाइटेड वो था ना, अलायंस था, तो अब तो हो गया इंडिया गठबंधन। ठीक है। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 48। आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, तो क्लास में जोश के साथ आप पूरा क्लास जरूर देखें जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन इतने अच्छे हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। पहले तो मैं ऐसे जनरली 50 क्वेश्चन का ही लेके आती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि 100 क्वेश्चन करा दूँ ताकि एक साथ आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाए। लोकसभा में निम्नलिखित अध्यक्षों को, देखो इस बार भी इस तरीके के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 4th सबसे पहले हो जाए रेड्डी हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे शिवराज पाटिल हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे मनोहर जोशी, फिर हो जाएंगे आपके सोमनाथ चटर्जी। इसमें आपको ना बीच का और स्टार्टिंग का याद रखोगे तो हो जाए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं शॉर्ट्स के थ्रू जितने भी लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको डाल रखा है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल देती हूँ, ताकि आप कई बार ये देखो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग ने निम्नलिखित में कौन सी सिफारिशें की थी? तो सरकारी आयोग ने, वह जीवन से किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, वो राज्य से बाहर का होना चाहिए, वो तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, और राज्य की स्थायी राजनीति से घनिष्ठ संबंध रूप से जुड़ा हो, और 4th है वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे सामान्यतया राजनीतिक में, विशेषकर हालिया राजनीति में भाग नहीं लिया होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कूट में दिया हुआ आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा सारा सही है ना। अगला है पंचायत की पदावधि के संबंध में संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत की पदावधि उनके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्ष तक होनी चाहिए।
यदि वह पहले भंग हो जाता है तो चुनाव उसके भंग होने के 6 माह के भीतर होना चाहिए। समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों का कार्यकाल किया जाएगा। यदि पंचायत की पदावधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। तो इसका है सेकंड और फोर्थ। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्सन रीजन का है। क्या बोलता है सर्सन? देखो, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है, राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए सही है। बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहा है, सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक अधिकारों को सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभास संस्था कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है? तो ये की है प्रताप बी मेहता। प्रताप बी मेहता ने की है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र उसके संपादक है हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसका देखते हैं हम आंसर। देखो, द हिंदू के हैं एन रवि, द टाइम्स ऑफ इंडिया के जयदीप बोस, द हिंदुस्तान टाइम्स के सुकुमार रंगनाथन, द इंडियन एक्सप्रेस के हैं राजकमल झा। तो इसका आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यों के निम्नलिखित समूह कौन सा समूह 16वें लोकसभा चुनाव में भाजपा, चलो ये तो छोड़ दो, अब 16वें लोकसभा का तो उस समय का पेपर था इसलिए। चलो अगला क्वेश्चन है, निर्वाचकीय समस्या और निर्वाचक सुधार। ठीक है, तो इसका है आंसर डी है, लेकिन मिला देते हम। मतदाताओं की जाली पंजीकरण, फोटो पहचान, मतदाताओं देरी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, निर्वाचन के दौरान हिंसा, चरणबद्ध मतदान, अत्यधिक उम्मीदवार अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ाया जाना। ठीक है, अगला है फिर आपका सर्सन रीजन का क्वेश्चन है, भारत में अभिजात वर्ग द्वारा लोकतंत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका है, परंतु अभिजात वर्ग ने दशकों तक सक्रिय एकाधिकार बनाए रखा है। तो यह क्रांति मतदान केंद्र के माध्यम से होती है। तो इसका आंसर है, दोनों सही है बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58 क्वेश्चन है ना, 58 क्वेश्चन है। 58 क्वेश्चन में क्या है, युग्म है, मिलाना है, माइनर विनर है, रजनी कोठारी है, सुहास पिल सीकर है, योगेंद्र यादव है। तो देखो इसका आंसर है सी। देखो सबसे पहले माइनर विनर का भारतीय विडंबना है, रजनी कोठारी कांग्रेस व्यवस्था, सुहास पिलसीकर का है परा कांग्रेस राज्य व्यवस्था, योगेंद्र यादव तृतीय लोकतांत्रिक आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर है सरसन, ये मिलाना है, मैच करना है। तो इसका आंसर है डी, हम मैच ही करते हैं। देखो मैच करते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, उदारवादी लोकतंत्र। ये पढ़ के आप कर सकते हो। देखो हिंदू राष्ट्र स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की अपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का अनुकरण, गांधीवाद प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए बेहद सीमित स्थान, एक छलावा क्योंकि यह प्रभावशाली हितों और विशेषाधिकार को बनाए रखता है, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ। अगला है, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी? तो ये पेप्सू था। ठीक है, आगे है 61। निम्नलिखित में किसने कहा भौतिक या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? तो ये लूथर गुलिक ने कहा था। 4P का सिद्धांत इन्होंने दिया है, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और ठीक है 1 2 3 और स्थान प्लेस, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ठीक है, आगे है हेनरी फ्योल। अब आपको ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन मिलेंगे। हेनरी फ्योल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख उनके सही क्रम में कीजिए। तो उसका सही क्रम है सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। और ये देखो नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण, POCCOC। ठीक है, और लूथर गुलिक का सबको पता पोस्ट कॉर्प दिया था उन्होंने। आगे निम्नलिखित में विकास प्रशासन कौन सा सही है? तो विकास प्रशासन में आपका हो जाएगा परिवर्तनोन्मुखी, फिर हो जाएगा गति और लचीला, एक नए कार्यों से संबंधित। तो ये वाला एलिमिनेट करना था, आ जाता आंसर। ठीक है, अब देखो एल्टन म्यो, हेनरी फ्योल है, निकोलस हेनरी है, डब्ल्यू टेलर। तो ये आसान क्वेश्चन है। हेनरी एल्टन म्यो को सबको पता है, मानव संबंध। ये फिर टेलर का क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध। हेनरी का हो जाएगा संगठन का शास्त्रीय। ठीक है, अब ये निकोलस हेनरी का नवलोक प्रबंध। ठीक है,
तो इसके हिसाब से आंसर आपका बन जाएगा ए। ठीक है, तो इसे देखो, एल्टन मेयो का ये था संगठन शास्त्री, निकोलस का नव लोक प्रबंध और टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। आसान क्वेश्चन था। आगे बर्नार्ड है, फेओल है, गुलिक है, टेरी है। तो इसका आंसर है आपका, देखो बर्नार्ड का है कार्यकारी के प्रकार्य, फेओल का प्रबंध के सिद्धांत, गुलिक का संगठन के आधार और टेरी का प्रत्यायोजन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है? तो ये है एमपी फॉलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्णय करने का अबद्ध तार्किक मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो ये हर्बर्ट साइमन ने किया। निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का लक्षण है? तो यह है उच्चतर औद्योगिक दक्षता। आगे है उपनिवेशी शासन, निम्नलिखित में नौकरशाही का कौन सा प्रकार है? तो ये शासकीय नौकरशाही। निम्नलिखित में से किसने कहा संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? तो ये हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था, संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है। आगे है कार्यपालिका पर विधायी का नियंत्रण करने के क्रम में निम्नलिखित में कौन सी समिति सहायक नियंत्रण महालेख द्वारा की जाती है? तो प्राक्कलन लोक लेखा कार्य मंत्रालय समिति सरकारी आश्वासनों संबंधित। तो इसका पहला और दूसरा से भी लोक प्राक्कलन और लोक लेखा। देखो प्राक्कलन में होते टोटल 30 मेंबर जो सिर्फ लोकसभा के होते हैं, और लोक लेखा समिति में होते हैं 22 मेंबर, जिसमें से होते 15 और 7, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये सबसे पुराना है, ये भी कई बार एग्जाम में सबसे पुराना 1919 से 21 में ये हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये पॉल एप्पलबी ने ऐसा सुझाव दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? तो ऐसा यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका में है, यूएसए में है। 74 है, निम्नलिखित में कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक है? गुमनामी है, नम्रता है, उदासीनता है, अधिनियम परक है। तो ये हो जाएगा थर्ड और फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं ने पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में किस समिति को नियुक्त किया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, 1957 ना, इतना में सरकार के प्रशासन के एमएल सिंघवी ने, अच्छा सिंघवी ने, देखो सिंघवी ने किया था ना, सॉरी रुक जाओ। लोकतंत्र विकास और पंचायत राज संस्था के पुनरुद्धार के संबंध में समिति की नियुक्ति की 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के पंचायत संस्था पुनरुद्धार के लिए एवं सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। देखो एलविन सिंघवी होगा, सॉरी फ्रेंड्स, इन्हें ये तो स्टार्टिंग किए थे बलवंत राय मेहता 1957 और 1977 इनका हो गया, इनका 1985 है। तो इस समिति को आपको कालक्रमानुसार भी सजाने आ जाएगा। तो सबसे पहले बलवंत राय, फिर अशोक मेहता, फिर जीवी के राव, फिर सिंह 86 में, ये 85 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो फुलटन समिति ने की थी। आगे है, अब ये भी, हाँ ये देखो आंसर उसने गलत दिया था, ऐसे हो जाएगा इसका आंसर अमेरिका और, नहीं ऑप्शन ही नहीं है ना, हाँ अमेरिका और यूएसए हो जाएगा। नहीं सॉरी, कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि दोहरी नागरिकता तो नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन ही वो हुआ था, क्या बोलते हैं, एलिमिनेट हो गया था क्वेश्चन। फिर असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचक आयुक्त के पद को नहीं हटाया जा सकता, उनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही और सही व्याख्या है। ठीक है, आगे फिर असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं होता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है। तो बात तो सही है, संवैधानिक पद तो है ही, तो दोनों सही हो जाएगा।
आगे है, फिर है आपका उपागम है और विशेषता है, परिस्थितिकी है, निर्णय निर्माण है, नौकरशाही है और फिर है आपका सामान्य व्यवस्था। तो इसका हो जाएगा बी आंसर, परिस्थितिकी हो जाएगा नकारात्मक, नहीं एग्रेगरियन परिस्थितिकी जो रिक्स ने दिया था। निर्णय निर्माण, निर्णय निर्माण हो जाएगा तथ्य और मूल्य। नौकरशाही हो जाएगा विधिक तर्कपूर्ण, फर्स्ट हो जाना चाहिए सी में। और सामान्य व्यवस्था हो जाएगा नकारात्मक प्रतिसंभरण। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे कौन सा, कोई 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति सुपर पावर शब्द का उपयोग किया था? विलियम फॉक्स ने। ये सब जो पहली बार कॉइन किया था, ऐसी चीजें आप एक जगह जरूर लिख के रखना फ्रेंड्स। कौन सा कथन सही नहीं है? आदर्शवादी उपागम नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल देता है, बिल्कुल सही बात। आदर्शवादी इमारत उदार और अंतरराष्ट्रीय का प्रयोग, ठीक है। आदर्शवाद उदारवाद का सह विरोध नहीं, तो यही वाला नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित घटनाओं को इसको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो इसका साल का डेट देख लेते हैं। न्यूरमैन वर्ग और टोक्यो ट्रॉल 1945-48 होते। ईरान इस्लामिक क्रांति 78 से 79। गोरबाचोव CPSU का 1985 महानियुक्त किए थे। औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति 1990। ठीक है, उस हिसाब से आप लगा लेना। आगे है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। देख हम मिलाते हैं, देखो 20 ईयर क्राइसिस EH कार का है। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कार्ल डोइच का है। इम्पीरियलिज्म ए स्टडी न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियल निक्रोमा का है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेम। और ये इम्पीरियल स्टडी ये है जे हॉब्सन का है। और इनका है निक्रोमा का न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। ठीक है, याद रखना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिका की थामने की नीति से संबंधित नहीं है? तो ये है, इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना है। ये नहीं है, मतलब नहीं पूछा जा रहा है, बाकी तीनों है। तो आप ठीक है, 85 हो गया हमारा क्वेश्चन। 86 है। यह कथन किसका है कि किसी सिद्धांत का विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं न हो, उसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्थित कायम करना है। तो ये कथन था हंस जे मॉर्गनथाउ का। अगला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो जीके के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो CTBT है, फिर MBA है, प्रक्षेपास्त्र रोधी मिसाइल, सामरिक हथियार कटौती स्टार्ट, फिर है शॉर्ट्स है। तो इसका सबका ध्यान रखो। CTBT 1996 में है, फिर ABM हो गया आपका 72 में, फिर सामरिक हथियार 91 में, मतलब स्टार्ट बोलते हैं इसको, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 भी है, फिर है शॉर्ट्स है ये 2002 में है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखना और या तो लिख लो अपने जहाँ भी आप नोट्स बनाते हो। आगे है रिक्ति पूर्व प्री इम्परेटिव रणनीति के बारे में लिखो, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह रणनीति संयुक्त चार्टर के अनुरूप है, क्या नहीं है? बाकी ये तीनों सही है। तो क्या सही है एक बार मैं बोल देती हूँ। यह रणनीति युद्ध रोकने के लिए तैयार की गई है। यह रणनीति दुर्जन शासन से मिलने वाली धमकी से संबंधित है। यह राजनीति किसी संभावित आक्रमण से बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन करती है। तो ABC है। 89 है, निम्नलिखित में कौन सा अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं है? तो ये है आपका सऊदी अरब। बाकी ये तीनों साक्षी है, ट्यूनेशिया, मिस्र, लीबिया 2011 में जब हुआ था। आगे है 90 क्वेश्चन है, सीरिया सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है तो सही है। 2013 में दमास्कस में हुए सारीन सर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने रासायनिक हथियार को नष्ट करने के लिए मतदान किया था। तो 2000 ये सी आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि हमें विश्व को सबसे पहले लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश करना चाहिए? हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है। तो ये बोले थे कॉलिन पॉवेल ने। 91 हो गया। 92 हो जाएगा। PV नरसिम्हा राव के लुक इस पॉलिसी से पहली बार कब प्रस्तुत किया था? तो ये किया था 90 सितंबर 94 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में। ये याद रखना। आगे है
निम्नलिखित में से किसने स्वरक्षा अधिकार के प्रवर्तन, क्षति के लिए मुआवजा मांगने तथा गलत करने को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना है? तो ये ह्यू ग्रोसियस ने माना है। आगे है 98 में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के पश्चात निम्नलिखित कौन सी प्रतिक्रिया हुई? तो इसमें है आपका कौन सी प्रतिक्रिया हुई है? तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 में क्या क्या है ये देख लेते हैं। देखो क्या क्या हुआ था। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षण की भर्त्सना मतलब बुराई की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोट की भर्त्सना करते हुए संकल्पना पारित की। अमेरिका तथा उसके सामरिक हथियारों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। ये तीनों हुआ था, फोर्थ वाला नहीं हुआ था। पूछ रहा था क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्त्र विकास लक्ष्य का भाग नहीं है? तो नहीं है, वो है आपका विकासात्मक सहायता समृद्ध राष्ट्रों द्वारा संकल्पना घरेलू 2% का योगदान। ये नहीं है, बाकी तीनों अत्यधिक गरीबी और भुखमरी है, सार्वभौमिक शिक्षा की प्राप्ति है, पर्यावरणीय पोषकीय सुनिश्चितता है। ये तो आपका दो मतलब पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर ठीक है, फिर है 96 से निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री विशुद्ध गुटनिरपेक्षता को प्रचार की? ये कई बार आया, मोरारजी देसाई ने विशुद्ध गुटनिरपेक्षता। ठीक है, 90। अब हमारे 3 क्वेश्चन और बचे हैं। जनवरी 2002 के निम्नलिखित में से किन देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया है? तो उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक। ठीक है, 97 हो गया। 98 भारत पोखरण 2 के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया था? तो अमेरिका ने कब हटाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए में क्या दिया हुआ देख लेते हैं हम। ये 2 अक्टूबर 2001 19 हमले के बाद। अच्छा, जब वो हमला हुआ था ना, टेररिस्ट अटैक। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? तो ये हंस ब्लिंक्स थे। अगला है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है, उनका विचार था कि आत्मनिर्णय राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये सही नहीं है, बाकी सही है। देखो, प्रथम विश्व युद्ध के सत्रावसान के पश्चात उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय ने युद्धों को समाप्त करने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि संतुलन को सामूहिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। उनका यह भी विश्वास था कि कूटनीति में सर्वसम्मति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने 100 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कराए, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपके एग्जाम को काफ़ी, आपको एग्जाम में आपको काफ़ी तैयार करने में मदद करेगा। तो अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प करा तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी तैयारी करने वाले हैं उनमें ज़रूर आप मेरे ये चैनल को मतलब शेयर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।